चलो ध्यान दिया जाए। अब हम लोग को देखना है आई का मान हम लोग को देखना है अब कहां पर, हाँ एक बात और, आप परसों जब आएंगे, ठीक कल तो नहीं, परसों जब आप आएंगे, नहीं तो हमको पूरा सॉल्यूशन चैप्टर का फेयर कॉपी भी चाहिए। समझ में आ रहा है ना, सॉल्यूशन चैप्टर का पूरा फेयर कॉपी भी चाहिए। परसों के बाद से आप 3 दिन लगातार अपना फेयर कॉपी लेके आएंगे, एक दिन नहीं लेके आना है, 3 दिन लगातार लेके आना है, ठीक है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे पूरा सॉल्यूशन फेयर चाहिए। बहुत बच्चा ऐसा इसमें है जो पीडीएफ से काम चला रहा है, नहीं तो वो काम नहीं चाहिए, हमको कॉपी पूरा फेयर चाहिए। तो पूरा कॉपी भी आपका पूरा बना के रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, आई का मान संयोजन के केस में थोड़ा देखा जाए। चलो ध्यान दो, यहां से हम देखें अगर, तो हम ये कौन सा लिए हैं, फॉर्मिक एसिड। हमने इसका एग्जांपल पहले भी दिए थे, ये आपका फॉर्मिक एसिड है। देखा जाए फॉर्मिक एसिड, अब फॉर्मिक एसिड आप लिए हुए हैं, हाथ में कई कौन है, 2 गो। इसको किस में डाल रहे हैं, बेंजीन में। तो बेंजीन में इसको डालना है, अभी हाथ में ये है तो ये 2 गो है, 2 गो COH लिखने का मतलब ऐसे लिखा जाए, इसका मतलब ऐसे होता है HCOOH प्लस HCOOH। अभी दोनों एक साथ है, अलग अलग, अलग अलग, अभी क्या है, अलग अलग। अब हम इसको बेंजीन में डाल दिए, जब बेंजीन डालने के बाद इसका फॉर्मूला बदल जाता है, देखो HCOH का होल 2। नहीं, अब जब ऐसे लिखा जाए तो समझ जाना कि अब HCOH और HCOH अलग अलग नहीं है, चिपक गए हैं। क्या हो गए हैं, चिपक गए हैं। और यही 2 जब आगे लगा हुआ है तो क्या समझना है, अलग अलग है, चिपके हुए नहीं है, दोनों में डिफरेंस होता है, समझो। तो यहां पर तुम ध्यान से देखो कि फॉर्मिक एसिड को जब बेंजीन में डाला गया, ये हमारा विलायक है, बेंजीन है, ये हमारा विलायक है। नहीं तो विलायक में डालने के बाद कणों की संख्या क्या हो गई, घट गई। यानी अगर इसका तुम 2 मोल लिए हो तो ये कितना हो जाएगा, 1 मोल। अगर तुम इसका 4 मोल लिए रहते तो अब कितना होता, 2 मोल होता। बस में आ रहा है, यानी जितना तुम लोगे उसका कितना ही बनेगा, आधा। जितना तुम लोगे उसका कितना बनेगा, ये आधा। इतना में दिक्कत नहीं ना है, नहीं, क्योंकि यहां पर हम इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ना होगा, इसका 2 है तो क्या पढ़ेंगे, 2 मोल। और इसको पढ़ना होगा तो इसके आगे क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं तो 1, तो इसको पढ़ेंगे 1 मोल। कितना पढ़ेंगे, 1 मोल। तो 2 मोल अगर एक खर्चा होगा तो ये कितना मोल बनेगा, 1 मोल, सीधे इसका आधा बनेगा। ध्यान रखना, अगर हम इसको 1 मोल लिए होते तो अभी कितना बनता, आधा मोल बनता कि नहीं बनता। बात समझ आ रही है, जितना ये खर्चा होगा उसका ये आधा बनेगा। चलो इतना बात समझे हम लोग। फिर से इसी को लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, HCOOH ले लिए और HCOH को हम लोग डाल रहे हैं बेंजीन में। कोएफिशिएंट 2 है, यहां पर आके बन गया HCOH का होल ट्वाइस। चलो अब हम शुरू में इसका लिए हैं 1 मोल। अभी इसको बेंजीन में नहीं डाले हैं तो क्या होगा, 0। अब खर्च लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, खर्च। नहीं तो ये प्रबल वैद्युत अपघट्य है कि दुर्बल है, दुर्बल। हम बताए थे कार्बन हाइड्रोजन कहीं दिखाई दे तो वो कैसा होता है, दुर्बल।
तो ये बताओ, एक मोल लिए हैं तो एक मोल का एक मोल पूरा खर्चा कर दें? नहीं, एक मोल से कुछ कम खर्चा होगा। नहीं तो हम मान लिए कितना खर्चा हुआ, अल्फा। नहीं, दुर्बल है तो अल्फा का मान 0.5 0.6 कुछ भी हो सकता है। नहीं, एक से कम होगा। ठीक, चलो तो ये अल्फा खर्चा होगा, ये कितना बनेगा बोलो? अल्फा बाई 2, जितना ही खर्चा होगा उससे कितना बनेगा, ये आधा। नहीं तो अगर अल्फा खर्चा हुआ है तो कितना बनेगा, अल्फा बाई 2, अभी समझाए थे। चलो बचा हुआ मात्रा लिख रहे हैं, बताओ। एक मोल था, अल्फा खर्च हो गया, कितना बच गया, ये कितना बच गया, अल्फा बाई 2। आई का फॉर्मूला बताया गया था, विलय कणों की संख्या संयोजन के बाद। नहीं तो चलो, इस कण की संख्या कितनी बची हुई है, 1 माइनस अल्फा, तो लिख दिए 1 माइनस अल्फा। ये कण कितना बचा हुआ है, अल्फा बाई 2, तो प्लस अल्फा बाई 2। तो संयोजन के बाद बर्तन में जो कणों का संख्या बच गया उसको लिख दिए। इसमें दिक्कत है नहीं है। चलिए बट्टा में कितना आएगा, बट्टा में 1। नहीं, विलय कणों की संख्या संयोजन के पहले कितनी थी, 1, तो बट्टा में क्या लिखेंगे, 1। तो यहां से अगर आई का वैल्यू निकाले तो आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। तो माइनस अल्फा में से अल्फा बाई 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा बाई 2 आएगा। बोलो दिक्कत है इसमें? तो यहां से हम लोग देखें अगर, तो इसके लिए हम लोग का आई का फॉर्मूला आ गया, संयोजन के केस में हम लोग आई का फॉर्मूला क्या आ गया, 1 माइनस अल्फा बाई 2। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये 1 माइनस अल्फा बाई 2 जो फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला किसके लिए है, वैसे कणों के लिए है। मेरी बात ध्यान समझना है, ये फॉर्मूला वैसे कणों पर लागू होगा जो, जिसमें दो कण एक कण में बदल जाते होंगे, दो कण एक कण में बदल गए, नहीं तब ये फॉर्मूला लागू होगा। ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो 3 को कण है, कितना कण है, 3 कण, और 3 कण तुम हाथ में लिए हुए हो, और तीनों कण को उठा के तुम डाल दिए कौन सी में, बेंजीन में, और तीनों कण आपस में चिपक गया। तो अगर तीनों कण आपस में चिपक गया तब तो वहां पर क्या ये फॉर्मूला लागू होगा, नहीं, ये फॉर्मूला वहां पर लागू होगा, ये फॉर्मूला वहां पे लागू होगा जहां पर दो कण चिपक कर एक कण बनाएंगे, दो कण चिपक कर कितना बनाएंगे, एक कण बनाएंगे, वहां ये फॉर्मूला लागू होगा। तो ये बात ध्यान रहे। नहीं 1 माइनस अल्फा बाई 2 जो हम लिखे हुए हैं, नहीं क्या लिखेंगे कि यह फॉर्मूला वैसे कण पर लागू होगा जिसमें दो कण चिपक कर, दो कण, ये दो है, दो कण चिपक कर एक कण बनाते होंगे, चिपक कर। ये बात ध्यान रखना, जिसमें दो कण चिपक कर एक कण बनाते होंगे उस पर ही ये फॉर्मूला लागू होगा। ठीक, अब अगर 3 कण दिए जाए और 3 कण चिपक कर एक कण बना दे, नहीं तो उस केस में फॉर्मूला क्या लगाना है, कुछ नहीं करना है। ये जो फॉर्मूला है इसमें देखो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 हुआ है। नहीं तो अगर यहां पर 1 मोल लेते, यहां 0 होता, 1 मोल लेते यहां पे क्या होता है, 0 शुरू में। अब ये अल्फा खर्च होता, और अगर यहां पर 2 कण, यहां पर 3 होता तो हम क्या लिखते, अल्फा बाई 3, क्या लिखते, अल्फा बाई 3। अगर 4 कण चिपकते तो अल्फा बाई 4, यानी कि इसका सामान्य सूत्र क्या लिखेंगे जो सब पर लागू हो जाए। हम लोग को देखा जाए तो यहां पे बताया जा रहा है कि संयोजन के लिए, संयोजन के लिए आई का सामान्य सूत्र, आई का सामान्य सूत्र वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, होगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। ये फॉर्मूला हम लोग का हो जाएगा। तो अब आपको ध्यान रखना होगा कि संयोजन के लिए ये फॉर्मूला हो गया। अब वियोजन के लिए आप पहले याद कर चुके हैं, वियोजन के लिए आप याद कीजिए क्या था हम लोग का, I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, था कि नहीं था। तो वियोजन के लिए आपका ये फॉर्मूला था।
तो वियोजन के लिए जो फॉर्मूला था, इसमें आई के मान को ध्यान से देखिए, आई इक्वल टू 1 प्लस समथिंग लिखा हुआ है। तो वियोजन का केस जब भी होगा तो उस केस में आई का मान हमेशा 1 से ज्यादा होगा। और संयोजन के केस में देखिए 1 माइनस कुछ किया गया है, तो 1 में से कुछ घटाइएगा, तो बताइए संयोजन के केस में आई का मान 1 से क्या होगा, कम होगा नहीं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि वियोजन होगा तो आई का मान 1 से ज्यादा होगा, ये बात याद रहे। दूसरा बात क्या ध्यान रखना था, समझे हम लोग? तो हम लोग बताए थे कि वियोजन के केस में आई का मान 1 से ज्यादा होता है, चाहे प्रबल वैद्युत घटे लो चाहे दुर्बल वैद्युत घटे लो। नहीं, प्रबल के लिए भी आई का मान 1 से ज्यादा होगा, दुर्बल के लिए भी आई का मान 1 से ज्यादा होगा, फैक्ट है। लेकिन अगर कोई पूछता है कि प्रबल वैद्युत घट दिया हुआ है, नहीं तो प्रबल के लिए आई का मान कोई पूछेगा तो आई का मान क्या बताए थे, आयनों की संख्या के बराबर, आयनों की संख्या के बराबर। जैसे NaCl है, प्रबल वैद्युत घट है, तो NaCl के लिए आई का मान क्या आएगा, 2। MgCl2 है तो Mg1 क्लोरीन 2, तो आयन कहेगा 3, तो उसके लिए आई का मान 3। तो देख लो आई का मान 1 से ज्यादा भी आ रहा है नहीं, और आयनों की संख्या के बराबर भी आ रहा है। तो ये बात याद रखना है। तो क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछता है। एक क्वेश्चन पूछेगा कि वियोजन के केस में आई का मान बताओ, तो आई का मान 1 से ज्यादा, चाहे प्रबल हो चाहे दुर्बल हो। फिर पूछेगा अच्छा प्रबल वैद्युत घट है, क्या बोलेगा, प्रबल वैद्युत घट है, आई का मान बताओ, तो आयनों की संख्या के बराबर, आयनों की संख्या के बराबर। ठीक सेम एज दुर्बल के केस में पूछेगा, नहीं तो दुर्बल के केस में आयनों की संख्या से थोड़ा सा कम, आयनों की संख्या से थोड़ा सा कम। यहां पर दुर्बल के लिए आई का मान आयनों की संख्या के बराबर नहीं होता है, आई का मान आयनों की संख्या से थोड़ा सा कम, आयनों की संख्या से थोड़ा सा कम, ध्यान रखना है। तो हम इसका बताए थे कि अगर कोई दुर्बल वैद्युत घट है और अगर वो 2 आयन बना रहा है, कितने आयन, 2 आयन, तो आई का मान 2 लिखें, नहीं, आई का मान 1 और 2 के बीच में लिखेंगे, 1 और 2 के बीच में लिखेंगे। अगर कोई दुर्बल है और अगर वो 3 आयन बना रहा है तो आई का मान 3 नहीं लिखेंगे, 2 और 3 के बीच में लिखेंगे, ये ध्यान रखना होगा। चलो यहां पे आ जाए, संयोजन के लिए आई का मान क्या होगा, 1 से कम, आई का मान हमेशा क्या आएगा, 1 से कम आएगा। चाहे प्रबल वैद्युत घटे हो चाहे आपका दुर्बल वैद्युत घटे हो, हमेशा आई का मान 1 से क्या आएगा, कम आएगा। नहीं, अब निकाल के देख लो बारी बारी से। चलो हम लोग यहां से देखें अगर, तो मान लो दे दिया गया कि भाई संयोजन प्रबल, आई का मान प्रबल वैद्युत घट केस में अगर निकालते हैं तो आई इक्वल टू 1 माइनस, चलो निकाल देख लेते हैं। प्रबल वैद्युत घट ले या कोई भी ले, प्रबल वैद्युत घट लेते हैं मान लो। चलो तो प्रबल वैद्युत घट के लिए हम लोग जानते हैं एक बात कि इसके लिए अल्फा का मान कितना होता है, 1, अल्फा का मान क्या होता है, 1। ठीक, अब मान लो हम लोग यहां पे कौन सा केस देख रहे हैं, संयोजन केस, संयोजन केस देख रहे हैं। तो चलो प्रबल वैद्युत घट के लिए अल्फा का मान 1, और संयोजन के लिए आई का फॉर्मूला 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन लिख दिए। नहीं, अब चलो आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, प्रबल के लिए 1 प्लस कितना, 1। अब ये एन है तो एन का मतलब, जैसे मान लो हम NaCl को ही ले लेते और NaCl मान लो 5 गो ले लिए, कब लिए 5 गो, आप 5 गो NaCl को लेकर पानी में नहीं डाल रहे हैं, बेंजीन डाल रहे हैं, तो ये पांचों का पांचों NaCl आपस में सट गया, पांचों का पांचों NaCl क्या हो गया, आपस में सट गया। तो बताओ एन का मान कितना रखें, 5 रखेंगे, नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आई का वैल्यू हम निकालेंगे तो 1 माइनस ये हो जाएगा 5 होगा, अब प्लस 1
डिवाइडेड बाई 5, तो i इज इक्वल टू 1 माइनस कितना हो जाएगा जी, ये कितना आएगा 6/5। फिर सॉल्व करो, i इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, कुछ गलती नहीं हो रहा है हम लोग का। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, 1 माइनस अल्फा का वैल्यू 1 प्लस 1/5, ठीक लिखे। 1 माइनस इसको हम लोग किए तो हम लोग का आ गया 5 प्लस 1/5, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, माइनस हम कॉमन कहां लिए हैं, हम कॉमन नहीं लिए, ब्रैकेट में थोड़े ना है, ये ब्रैकेट में नहीं है, बोलिए ठीक है हम लोग का। तो वैल्यू कितना आएगा -1/5, नहीं तो हम लोग का आई का वैल्यू क्या आ जा रहा है निगेटिव, आई का वैल्यू क्या आ जाएगा निगेटिव, तो 1 से कम, नहीं आई का वैल्यू 1 से कम, ध्यान रखना है। तो प्रबल हो या दुर्बल हो, प्रबल हो या दुर्बल हो, नहीं संयोजन केस में आई का मान क्या आएगा 1 से कम आएगा, ध्यान रहेगा। तो यहां पर हम लोग देखें अगर, तो हम लोग का ये, हाँ बोलिए, एन का मान क्या रखना है, आयनों की संख्या कहां पे कब रखना है, जब वियोजन का केस होगा तब, नहीं संयोजन केस में क्या रखते हैं, पीछे आ जाओ, एन और पीछे आ जाओ, कितने कण चिपक गए उसको रखना है। यहां 2 कण थे चिपक गए, तो हम कितना रखें 2, नहीं तो ये भी तो एक ही कण हो गया, तो सबके केस में हम क्या रखते 1 ही रखते। मेरी बात समझ आ रही है, दिक्कत है। तो यहां भी तुम ध्यान दो, हम लोग यहां पर सोडियम के कितने कण चिपके हैं 5, तो जितने कण चिपकेंगे उसी को यहां पर एन पर रखते हैं, ठीक है। क्या 1/5, क्या 1/5 का हम लोग गलती किए हैं क्या, 1 माइनस 1 प्लस 1/5, तो इसको सॉल्व कीजिए पहले, इसको कितना आ रहा है, हम लोग किए ही हैं। अच्छा ऐसा किया जाए, सॉरी हाँ गलती किए हम लोग, हाँ हाँ 1/5 आएगा, सही है। इतना हम लोग काहेला दिमाग लगा रहे थे बिना मतलब का, ये तो ऐसे साफ दिख रहा है कि 1 से 1 कट जाएगा, i इज इक्वल टू 1/5 आ जाएगा, सही है, नहीं सही है, i इज इक्वल टू 1/5 ही आएगा, यानी i का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.2। चलिए तो ये लास्ट हम लोग केस था, नहीं जिसको बताया गया। अब सेम एज दुर्बल केस से भी निकालेंगे तो वहां भी वही चीज आएगा, जैसे हम लोग फॉर्मिक इसका निकाल चुके हैं, नहीं तो सेम वही आएगा, तो वहां भी आई का वैल्यू क्या आएगा 1 से कम, ध्यान रखना है। तो यहां से हम लोग का सॉल्यूशन चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था जो आपको बढ़ा दिया गया, तो सॉल्यूशन चैप्टर आपका फिनिश हो गया, ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा कुछ और समझ लेते हैं, देखा जाए थोड़ा कुछ और पॉइंट समझा जाए। देखो तो जैसे हम लोग क्या होता है, यहां पर आपको दे देगा कि हमको दे दिया ऐसे, मान लो Al2 या AlCl3 60% 60% विखंडित होता है, विखंडित होता है, तो अल्फा का मान ज्ञात करें। अब कैसा क्वेश्चन आता है उसको थोड़ा देख लिया जाए, अल्फा का मान ज्ञात करें, बहुत आसान क्वेश्चन है। नहीं AlCl3 को क्या लिखा है 60%, क्या ये 100% विखंडित हो रहा है क्या, नहीं। तो अगर 60% विखंडित हो रहा है तो AlCl3 को क्या माना है, प्रबल की दुर्बल, दुर्बल। अगर 100% लिखता तो हम क्या मानते प्रबल, ये 60% लिखा है। अब अल्फा का मान निकालने के लिए कह रहा है तो निकल जाएगा आसानी से। अल्फा का मतलब हम लोग को बताया गया है 60% विखंडित का मतलब हुआ कि 100 में से कितना खर्चा हुआ 60 खर्च हो गया, 100 में से 60 खर्च हो गया, हो गया। तो ये बताओ एक में से कितना खर्च होगा 60/100। तो यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.6 आएगा, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया 0.6। नहीं तो क्वेश्चन हम लोग को एक
ये पकड़ना होगा कि भाई कोई अगर दुर्बल है तो घट दिया हुआ है, नहीं तो उसका जरूर विखंडित दिया हो गया, कितना वो विखंडित हो रहा है, तो उस विखंडन के मात्रा से क्या हम अल्फा का मान निकाल सकते हैं? नहीं निकालते हैं, निकाल सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट समझो, इसी क्वेश्चन में हम लोग को अब क्या कहेगा, हम लोग को बोलेगा कि 10 ग्राम AlCl3, 10 ग्राम AlCl3 को 10 ग्राम AlCl3 को हम लोग को डाल दिया गया, मान लेते हैं 10 ग्राम AlCl3 को 2 kg जल में डाला गया, तो डेल्टा टीबी यानी क्वथनांक का उन्नयन, डेल्टा टीबी का मान ज्ञात करें, ऐसा दे दिया गया, डेल्टा टीबी का मान ज्ञात करें। ये इसी का क्वेश्चन का पार्ट है, पहले ये लिखा उसके बाद ये लिखा, ठीक। तो इसकी मदद से हम क्या निकाल लिए? अल्फा का मान निकाल लिए। चलो अब अल्फा का मान हमारा निकल गया है, अब यहां से हमको क्या निकालना है? 10 ग्राम AlCl3 को 2 kg जल में डाला गया, तो डेल्टा टीबी का मान निकाले। तो चलो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला बताओ। डेल्टा टीबी बराबर I KB गुना M, यही ना होता है। चलो अब हमको I का मान निकालना पड़ेगा, नहीं तो I का मान निकालेंगे। I का फॉर्मूला 1 + n-1 अल्फा, मानेंगे? चलो I इज इक्वल्स टू 1 + n का मतलब ये कोई n ना सकता था, 3 1 4, तो क्या लिखेंगे? 4 - 1 अल्फा। बोलो I इज इक्वल्स टू क्या लिखें? I इज इक्वल्स टू बोलो क्या लिखें? 1 + 3 अल्फा। चलो 1 + 3 अल्फा का मान निकाल चुके हैं 0.6। बोलो 1 + 1.8 बराबर 2.8, लिखे तो दिक्कत है। तो यहां से I का मान निकला कि नहीं निकला? निकला। तो इस फॉर्मूला में I का मान पुट कर सकते हैं। चलो तो यहां पे I का फॉर्मूला पुट कर दिया, I का मान कितना आ गया? 2.8। KB का मान 0.52। अब मोललता निकालना था, तो मोललता के लिए चलो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, विलय का मात्रा मोल में, तो विलय का भार दिया हुआ है, तो विलय का भार 10 बट्टा विलय का अनुभार, तो AlCl3 का 27 इसका होता है, अल्युमिनियम का 27 है, ये कितना होगा? 35.5 में 3 से गुना कर दो तो 5 × 15, 5 × 15 1 16, 3 3 का 9 1 10, दशमलव एक अंक बाद 106.5। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 106.5, नहीं गुना विलायक का भार केजी में, विलायक का भार केजी में कितना है? 2। तो बोलो इसमें, अच्छा सॉरी, हाँ 27 जोड़ेंगे, 27 जोड़ दीजिए। अल्युमिनियम का भार जोड़ेंगे ना जी, 5 7 6 13, कितना हो गया? 3 1 133.5। तो यहां पर आप डाल दीजिए कितना? 133.5 100, बोलिए। तो यहां सॉल्व करके मोललता का मान जो आएगा यहां रख सकते हैं कि नहीं रखते हैं? रख सकते हैं। तो डेल्टा टीबी का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो समझ में आ रहा है कैसा क्वेश्चन आएगा? जब भांट ऑफ फैक्टर जो क्वेश्चन आएगा कैसे आएगा? पहले क्या किया? विखंडन दे दिया, विखंडन देगा तो क्या निकल जाएगा? अल्फा का मान निकल जाएगा। नहीं, इसी क्वेश्चन में जुड़ा हुआ है, पहले ही लिखा फिर क्वेश्चन का ही पार्ट है, ध्यान रखना है। नहीं तो हमारे पास क्वथनांक का उन्नयन निकालने का फॉर्मूला है I KB × M। तो जब अल्फा निकल गया है तो I का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल गया। तो I का मान निकाल लिए, रख दिए। KB का मान वाटर के लिए जानते हैं 0.52। अब मोललता निकालना है तो निकाल के यहाँ रख सकते हैं, सॉल्व हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा, ध्यान रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसको आपको बनाना है। बोलो दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? चलिए तो यहां से हम लोग ये चैप्टर खत्म हो गया। अब इसमें केयर ये करना है, 2-3 काम है। पहला काम कि आप अपना कॉपी पूरा अप टू डेट कर लीजिए। नहीं, दूसरा काम कि आपको विलियन जो चैप्टर है पूरा याद कर लेना है। तीसरा काम एनसीईआरटी बनाना। तीसरा काम क्या है? एनसीईआरटी बनाना। तो आपको ये पूरा हफ्ता आप एक एनसीईआरटी का वाला कॉपी रखेंगे। नहीं, प्रॉब्लम कॉपी को बनाया है ना, उसी प्रॉब्लम कॉपी में एनसीईआरटी या क्वेश्चन आपको नंबर 1 से लेकर जितना क्वेश्चन है वो सब बनाना है, ध्यान रखना है। तो आपको ये पूरा हफ्ता टाइम मिल रहा है, ठीक है। हम मंडे को आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन वाला कॉपी देखेंगे, ध्यान रखना है। और मंडे को आप हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, जितना एनसीईआरटी क्वेश्चन फंसा होगा वो सब क्वेश्चन आप हमसे पूछेंगे। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? पूछेंगे। जितना न्यूमेरिकल फंसेगा सब पूछिए, बस में आ रहा है। तो आपको ट्राई करना है, जो भी फंसेगा वो पूछना है,
ध्यान रखना है। तो इस वजह से हम लोग का एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक। और अगले क्लास से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे।